हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, क्या बोलता है समझो। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है कि जो अलील का फ्रीक्वेंसी, किसी भी पॉपुलेशन में जो अलील का फ्रीक्वेंसी होता है ये कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की जो अलील का फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी पॉपुलेशन में ये कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है समझो। ये बोलता है कि जो अलील, ठीक है, जो अलील का फ्रीक्वेंसी होता है, अलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो अलील का फ्रीक्वेंसी होता है, अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से जो अलील फ्रीक्वेंसी होता है ये अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन रहता है। ठीक है, अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। इसके हिसाब से देखो, जो अलील का फ्रीक्वेंसी होता है ये कांस्टेंट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक, ये आपका बोलता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है भाई, इसमें जो अलील का फ्रीक्वेंसी है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, इसमें आप क्या देखोगे, जो अलील का फ्रीक्वेंसी होता है ये कांस्टेंट रहता है। अलील का फ्रीक्वेंसी इसमें कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, आखिर में समझो कि जो, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाइड है। क्या कंडीशन है भाई, जो पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन कैसे होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। इसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाइड है। पहला कि लार्ज पॉपुलेशन, पहला क्या, पहला लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। पहला जो है लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। और सेकंड, इनके बीच में रैंडम मैटिंग, इनके बीच में क्या होना चाहिए, सेकंड भाई रैंडम मैटिंग। ठीक है, तो पहला आपको समझना है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पहला क्या कंडीशन है कि लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन। सेकंड कंडीशन है, पहला समझ गए कि पॉपुलेशन कैसे होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन। सेकंड कंडीशन है कि इनके बीच में क्या हो भाई, इनके बीच में आपका रैंडम मैटिंग हो, सेलेक्टिव मैटिंग नहीं होना चाहिए। कैसा मैटिंग होना चाहिए, रैंडम मैटिंग होना चाहिए। ठीक है, रैंडम मैटिंग होना चाहिए। क्लियर है, तभी जो है ये अलील का जो फ्रीक्वेंसी है, तभी जो अलील का फ्रीक्वेंसी जो है ये कांस्टेंट रहेगा भाई जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, समझ आया आपको। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या बोलता है कि जो अलील का फ्रीक्वेंसी होता है, जो अलील का फ्रीक्वेंसी होता है ये कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन है ये आपका लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। पॉपुलेशन कैसे होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। और इनके बीच में रैंडम मैटिंग हो, सेलेक्टिव मैटिंग नहीं, इनके बीच में रैंडम मैटिंग हो, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये आपका ट्रू है फॉर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसका एक इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से, हार्डी-विनबर्ग के हिसाब से आप समझो कि पी स्क्वायर प्लस, ये इक्वेशन है इसका, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसे 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो है ये इक्वेशन है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं, 2019 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नीट में आया है, तो इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या इसका इक्वेशन है। ठीक है, तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का इक्वेशन है, आप देखो इसको, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्चुअल में पी स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ये जो पी स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट को। समझे, तो ये पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे, पी स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आया आपको, होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, तो आखिर में पी स्क्वायर समझ गए किससे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, होमोजाइगस डोमिनेंट को। अब बात करेंगे 2pq, तो आखिर में 2pq किससे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये हेट्रोजाइगस को। ठीक है, तो ये 2pq किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई किसे, हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे ना, तो 2pq किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्यू स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, होमोजाइगस रिसेसिव को। ठीक है, और ये क्यू स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए, होमोजाइगस रिसेसिव को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन को दिमाग में बिठाओ, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ये तो आपको वही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, आपने मैथ्स में क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, उसको ही लगाओ, वही फॉर्मूला लगेगा भाई, वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, पी स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल, ठीक है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू होल स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूला से ये बना है भैया। ठीक है, वही फॉर्मूला से ये बना है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ आपका पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पर पी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, होमोजाइगस डोमिनेंट को। 2pq किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, हेट्रोजाइगस को, हेट्रोजाइगस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे ना, तो हेट्रोजाइगस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, और क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, होमोजाइगस रिसेसिव को। तो यह आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि इसी से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे ना, तो आपको यही इक्वेशन को लगाना है, इसी फॉर्मूला को आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करना है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब बात करेंगे, देखो कि एक्चुअल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक्चुअल में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को, या आप बोल सकते हो प्रिंसिपल को इफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके इफेक्ट होने से 1 कभी नहीं मिलेगा भाई, 1 तो आपको कभी नहीं मिलेगा ही। क्यों, बताऊंगा। ठीक है, कि एक्चुअल में कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके चलते आपका हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इफेक्ट होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने सिंपल डिस्कस किया कि हम लोग ने देखा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल किसे बोलते हैं भाई, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल हम लोग का क्या होता है, इसमें आपका जो अलील का फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें अलील का फ्रीक्वेंसी होता है, ये कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ये आपने समझ लिया। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, चलो इसके बाद डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। कौन कौन से फैक्टर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करते हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, कौन कौन से फैक्टर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करते हैं, इसको आप देखो, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। क्लियर है, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, समझ आ रहा है आपको। तो कौन कौन से फैक्टर हैं भाई जो कि हार्डी-विनबर्ग के प्रिंसिपल को इफेक्ट करते हैं, देखो। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है जिसे बोलते हैं जीन माइग्रेशन,
सबसे पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन सबसे पहला फैक्टर है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है जिसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, पहला फैक्टर जीन माइग्रेशन, सेकेंड फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट। सेकेंड फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड फैक्टर जिसे बोलते हैं भाई हम लोग, ठीक है, म्यूटेशन। म्यूटेशन ये भी आपके, ठीक है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करता है, ठीक है। फोर्थ फैक्टर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। फोर्थ फैक्टर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फोर्थ फैक्टर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एंड लास्ट हम लोग का जो फैक्टर है जिसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है? तो ये हम लोग के फैक्टर हैं जो क्या करते हैं भाई, जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करते हैं, समझे। अगर इन फैक्टर में चेंज हुआ, ठीक है, अगर इन फैक्टर में चेंज हुआ तो आपका हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इफेक्ट होगा। अगर इन फैक्टर में चेंज नहीं हुआ, अगर इसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं हुआ तो आपका जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है ये अप्लाइड है। मतलब आपको p² + 2pq + q² = 1 मिलेगा ही मिलेगा। कब मिलेगा आपको? जब इसमें आपका किसी भी टाइप, इन फैक्टर में जब आपका किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा, ठीक है, इस फैक्टर में जब किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा तो आपको 1 मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता है भाई जेनेटिक जीन माइग्रेशन हो जाता है, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, या म्यूटेशन, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूसिस। आपने पढ़ा होगा भाई, ठीक है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में आपने पढ़ा है इसको, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक, मिक्सिंग होता है क्रोमोसोम का, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन, तो ये फैक्टर में चेंज आता है, आता ही आता है, ठीक है। कुछ मतलब रेयर अलग ही बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, 1 नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज, इन फैक्टर में चेंज आता है भैया, ठीक है, समझे। तो पहले, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जीन माइग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग जीन माइग्रेशन। तो जीन माइग्रेशन से आप क्या समझते हो, आपको समझना है कि जो जीन माइग्रेशन होता है, जीन माइग्रेशन एक ये पॉपुलेशन है, आप समझो कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक ये पॉपुलेशन है और ये दूसरा पॉपुलेशन है, ठीक है। ये पॉपुलेशन ए है, आप समझना, ये पॉपुलेशन ए है, ठीक है, पॉपुलेशन ए, और ये बी है, ठीक है। पॉपुलेशन ये ए है ये, और ये बी है, ठीक है। इसमें आपके देखो, इसमें आपके क्या है भाई, इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है, ये इसमें आपके मेंबर्स हैं, ये इसमें आपके मेंबर्स हैं, इसमें भी आपके मेंबर्स हैं, इसमें भी आपके क्या है भाई, मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं। और इसका जो, ठीक है, इसमें देखो पॉपुलेशन ए या पॉपुलेशन बी दोनों का आप बोल सकते हो कि इनके मेंबर्स का जो जीन है और उनके अलील्स, इनके मेंबर्स के जो जीन है और इनके अलील्स, दोनों को क्या बोला जाता है भाई, दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या, जीन पूल, ठीक है। तो ये आपका जीन पूल, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका जीन पूल है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये है जीन पूल, ठीक है। इसको मैं कहाँ लिखूं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो कि ये आपका जीन पूल है, जीन पूल, ठीक है। तो जीन पूल किसे बोलते हैं, जीन पूल क्या होता है, देखो जीन पूल किसे बोलते हैं, जीन पूल का मतलब है, जीन पूल का मतलब क्या है, देखो जीन पूल का मतलब है जीन्स एंड देयर अलील्स, ठीक है। तो आपने जीन पूल, देखो जीन पूल किसे बोलते हैं भाई, ठीक है, ऑल जीन्स एंड अलील्स, ऑल जीन्स एंड देयर अलील्स, ठीक है, सारे जीन्स एंड देयर अलील्स, ठीक है, सारे जीन्स और उनके अलील्स को बोला जाता है जीन पूल, समझे। तो सारे जीन और इनके अलील्स को क्या बोलते हैं भाई, सारे जीन एंड इनके अलील्स को बोला जाता है जीन पूल, ठीक है। जीन पूल किसे बोलते हैं, इनके, ठीक, इस पॉपुलेशन ए के सारे जीन को बोलेंगे और उनके अलील, पॉपुलेशन ए के सारे जीन और इनके अलील्स, ठीक है, पॉपुलेशन ए के सारे जीन और इनके अलील्स को ही क्या बोला जाता है, इनके अलील्स को हम लोग बोलते हैं जीन पूल, ठीक है। तो अब जीन माइग्रेशन क्या होता है, जीन माइग्रेशन का मतलब समझना आप, ठीक है।
जब एक इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जाता है, जब दूसरा इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से दूसरा पॉपुलेशन में जाता है, तो इससे क्या होता है भाई, जीन पूल में चेंज आता है। समझे? आप भी समझो ना, जब इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में क्या करता है भाई, माइग्रेशन, ठीक है। जब एक इंडिविजुअल दूसरे पॉपुलेशन में माइग्रेट करता है, समझ आ रहा है आपको, कि एक इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से जब ये दूसरे पॉपुलेशन में माइग्रेट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। एक समझ आ रहा है आपको, ठीक है। एक पॉपुलेशन को छोड़कर दूसरी पॉपुलेशन में जाता है, ठीक है, कहीं और जाता है, तो इससे क्या होता है भाई, इससे जीन पूल में चेंज आता है। और एक दो नहीं, जब मल्टीपल माइग्रेशन, ठीक है, जब मल्टीपल माइग्रेशन होगा, एक दो में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जब मल्टीपल माइग्रेशन होता है, ठीक है, मल्टीपल माइग्रेशन में क्या होता है भाई, जब माइग्रेशन होता है तो इससे क्या होता है, इससे आपका क्या चेंज हो जाता है, इससे आपका चेंज इन जेनेटिक, ठीक है, चेंज इन जीन पूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीन पूल में चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, देखो, इससे जो जीन पूल में इससे चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं जीन माइग्रेशन। क्लियर है? इसमें आपके जीन का माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन एक का जा रहा है, ठीक है, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, पांच गया, मतलब तो जब मल्टीपल माइग्रेशन होता है तो इससे क्या होता है भाई, जब मल्टीपल माइग्रेशन होगा तो इससे जीन पूल में चेंज आता है, ठीक है। तो मल्टीपल माइग्रेशन से क्या होता है, समझो, मल्टीपल माइग्रेशन से इसमें आपके जीन पूल में चेंज होता है, ठीक है। तो मल्टीपल माइग्रेशन से क्या होता है, इसमें जीन पूल में इसमें चेंज होता है, ठीक है। आपने ये समझ लिया, कि एक्चुअल में ये फैक्टर हम लोग का है जीन माइग्रेशन। जब जीन का माइग्रेशन होगा तो आपके, क्लियर है, जब माइग्रेशन होगा तो इसमें आपके जीन पूल में चेंज आएगा। तो ये पहला फैक्टर है हम लोग का, जो कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करता है, ठीक है। पहला फैक्टर आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं जीन माइग्रेशन, इससे हम लोग जीन माइग्रेशन बोलते हैं। अब बात करेंगे सेकंड फैक्टर, जिसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड फैक्टर की तरफ मूव करेंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसे बोला जाता है, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट फैक्टर देखें जिसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट फैक्टर हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको समझना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता है क्या, देखो इसमें होता है क्या, आपको समझना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता क्या है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें अलील का फ्रीक्वेंसी है, ये चेंज हो जाता है। कैसे भाई, बाई चांस, जब अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज, जब अलील का फ्रीक्वेंसी जब बाई चांस जब अलील का फ्रीक्वेंसी जब बाई चांस चेंज हो जाता है, जब अलील का फ्रीक्वेंसी बाई चांस चेंज हो जाता है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। हमेशा याद रखो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में एप्लीकेबल है। ये स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, लार्ज पॉपुलेशन में नहीं होता। क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में होता है, स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। क्लियर? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे बोलते हैं, देखो, ठीक है। इसमें आपके क्या होता है भाई, इसमें चेंज हो जाता है जीन फ्रीक्वेंसी में इन 22, ठीक है, ठीक। तो चेंज इन, इसमें आपको क्या होता है, देखो, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, इसमें चेंज हो जाता है चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चेंज हो जाता है जीन फ्रीक्वेंसी में, आप देखो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, ठीक है, या फिर आप बोलोगे इसको कि चेंज हो जाता है, ठीक है, जो जीन, या फिर आप इसे सिंपल आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में अलील दिया है तो चेंज इन अलील लिखो आप, इसको आप बेटर रहेगा। तो चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, ठीक, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बाय चांस जब अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है, जब अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है बाय चांस इन स्मॉल पॉपुलेशन, किसमें भाई, स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, जब अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है भाई बाय चांस जब अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है भाई स्मॉल पॉपुलेशन में, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसे हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो एक्चुअल में आप समझ गए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे बोलते हैं भाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि इसमें आपके अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि इसमें अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है, अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है बाय चांस, जब अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा बाय चांस, ठीक, किसमें भाई, स्मॉल पॉपुलेशन में, तब तो इसे क्या बोलेंगे, इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट इसे बोला जाता है, ठीक है, इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट इसे बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपके क्या होता है, समझ गए कि अलील के फ्रीक्वेंसी जो है इसमें चेंज हो जाता है बाय चांस, किसमें होगा भैया, इसमें आपके स्मॉल पॉपुलेशन, हमेशा याद रखो स्मॉल पॉपुलेशन में ये होता है, ठीक है। देखो इसको भी आप देखो, आपको समझ आएगा, ठीक है, कि एक्चुअल में जब जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब समझ गए कि अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज होना बाय चांस, इसे बोलते हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके दो इफेक्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, एक है फाउंडर इफेक्ट एंड दूसरा है बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक, आपको एनसीईआरटी में फाउंडर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो इफेक्ट हैं, ठीक है, एक डिस्कस करेंगे हम लोग, देखो दो इफेक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक हम लोग का है फाउंडर इफेक्ट, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। एक हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट, क्लियर। और दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है, बॉटलनेक इफेक्ट। दो इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है, बॉटलनेक इफेक्ट। तो क्या होता है भाई, देखो इसमें, ठीक है, क्या होता है इसमें, आप देखो कि फाउंडर इफेक्ट किसे बोलते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है समझना, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट का मतलब है कि एक पॉपुलेशन है, एक ये पॉपुलेशन है, ठीक है, एक ये पॉपुलेशन है और इसमें आपके कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है। ए पॉपुलेशन में आपके मेंबर्स प्रेजेंट है, कुछ मेंबर्स ए पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। जब ए पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स, जब ए पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स, आप समझो ये पॉपुलेशन है, जिस ए पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स जब कहीं और ये चले जाएंगे, ठीक है, किसी और प्लेस में ये चले जाएंगे, जब ये ए पॉपुलेशन के मेंबर किसी और प्लेस में, किसी और जगह चले जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, कहीं और चले जाएंगे, ठीक है, कहीं और ये चले जाएंगे, मतलब इसको, इस पॉपुलेशन को छोड़कर कहीं और ये शिफ्ट हो जाएंगे एक न्यू एरिया में, एक न्यू एरिया जिसमें कुछ ही मेंबर इस पॉपुलेशन को छोड़कर पहले, इस पॉपुलेशन को छोड़कर पहले कुछ ही मेंबर आए थे, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट हैबिटाट में गए, डिफरेंट एरिया में गए, तो कुछ सालों के बाद ये जो है, देखो ये इनका पॉपुलेशन, ये देखो ये पहले 2 ही 3 लोग आए थे भाई पॉपुलेशन को छोड़कर एक न्यू पॉपुलेशन में, और यहाँ पर पूरा एक न्यू, यहाँ देखो, यहाँ आप देखो कि यहाँ आपको न्यू पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, ये आपका पॉपुलेशन बी हो गया, ठीक है, ए पॉपुलेशन से पॉपुलेशन बी बन गया, ठीक है, ए पॉपुलेशन से पॉपुलेशन बी, कुछ मेंबर आए, इन्होंने आपस में मीटिंग किया, मीटिंग से आप देखो कि पूरा ये पॉपुलेशन बी बन गया, पॉपुलेशन बी बन गया, समझे।
लेकिन कुछ मेंबर जो ए पॉपुलेशन से बी पॉपुलेशन में सबसे फर्स्ट आए थे, ठीक है, इनके कारण ही पूरा पॉपुलेशन बना, इन्हें हम लोग बोलते हैं फाउंडर। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें फाउंडर बोला जाता है, ठीक है। फाउंडर के चलते ही एक न्यू पॉपुलेशन बन गया, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग हैं? इन्हें हम लोग फाउंडर, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फाउंडर। समझे? जो पूरा एक न्यू पॉपुलेशन को फॉर्म कर लिए भाई, न्यू पॉपुलेशन को बना लिए, समझे ना। ए पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स पॉपुलेशन बी में आए और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फाउंडर। यहाँ हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? फाउंडर, जो कि एक न्यू पॉपुलेशन को बनाया, ठीक है। तो इसमें आपके न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड हो गए, ठीक। इससे आपके न्यू स्पीसीज बन जाएंगे। जैसा कि आपने डार्विन फिंचेस, भाई डार्विन के फिंचेस पता है ना, डार्विन के फिंचेस आपका इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, कि पहले एक ही आइलैंड पर सारे, ठीक, बर्ड्स सेम सीड ईटिंग वैरायटी के, ठीक है, ओरिजिनल सीड ईटिंग वैरायटी के थे, लेकिन डिफरेंट हैबिटाट पर गए तो उनके बीक में मॉडिफिकेशन हुआ और डिफरेंट स्पीसीज बन गए। तो ये भी आपका फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। डार्विन फिंचेस फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल है, समझ गए। तो डार्विन फिंचेस फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग का है बॉटल नेक इफेक्ट। तो बॉटल नेक इफेक्ट आपको समझना है, देखो ये बॉटल है, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट समझना है कि ये आपका बॉटल है, तो बॉटल है, देखो ये बॉटल है, ठीक है। तो बॉटल आपको समझना है कि इसमें क्या हुआ, पहले देखो बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब है तात्पर्य, ठीक, इसका मतलब क्या देखो, ठीक है। ये बॉटल है, क्लियर है। तो पहले जो इसका एग्जांपल है चीता पॉपुलेशन, इसका जो एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है भाई? चीता पॉपुलेशन, ठीक है। चीता का पॉपुलेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है, चीता पॉपुलेशन इसका एग्जांपल है, ठीक है। सो चीता पॉपुलेशन आपको समझना है। पहले क्या होता था? पहले जो है चीता, जो इतने सारे चीता थे, जो पूरे बॉटल, आप देखो इसमें आपके बहुत सारे इतने चीता थे। चीता को कंपेयर किया बॉटल से, ठीक है। चीता को किससे कंपेयर किया भाई? बॉटल से, मतलब चीता को कंपैरिजन किया गया है। मतलब पहले चीता बहुत सारे थे जो पूरे बॉटल में फिट थे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम चीता थे पहले, ठीक है, बहुत सारे थे। लेकिन ड्यू टू इन्वायरमेंट में चेंज हुआ होगा, इन्वायरमेंट या फिर किसी भी क्लाइमेटिक के वजह से, ठीक है, या हंटिंग, मेन वजह हंटिंग के कारण अचानक से क्या हो गया भाई? अचानक से चीता का पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। अचानक से क्या हो गया? देखो चीता का पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया और ये सिर्फ आपके इतने ही चीता बचे जो कि आपके बॉटल में नेक, बॉटल के नेक जितने, समझ आ रहा है? पहले चीता पूरा बॉटल जितने थे पहले, लेकिन हंटिंग या फिर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ जिसके कारण अब चीता सिर्फ बॉटल के नेक जितने ही बचे। पहले पूरे बॉटल को स्पेस को पहले ऑक्यूपाई करते थे, लेकिन जब हंटिंग हुआ या फिर इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ जिसके कारण चीता जो है सिर्फ बॉटल के नेक जितने ही बचे, जिसके कारण चीता आपके सिर्फ बॉटल के नेक जितने ही बचे। इसी को बोलते हैं भाई बॉटल नेक इफेक्ट, इसी को ही बॉटल नेक इफेक्ट, इसी को ही बोला जाता है। समझ है आपको? तो इसी को ही बॉटल नेक इफेक्ट इसे हम लोग बोलते हैं, क्लियर। और यह आपके चीता का पॉपुलेशन है, इसका पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, ठीक है, डिक्रीज हुआ भाई, क्यों? इसका चीता का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ ड्यू टू हंटिंग। पहला वजह हो सकता है हंटिंग के कारण, ठीक है, समझे, या फिर नेचुरल क्लैमिटी, या फिर हो सकता है नेचुरल क्लैमिटी के कारण हो सकता है। समझ है आपको? तो इसके कारण ये जो है, ये चीता के पॉपुलेशन जो ये डिक्रीज हुआ। इससे क्या हुआ भाई? चीता का पॉपुलेशन इससे डिक्रीज हुआ। समझ है आपको? तो इसको आप बॉटल को देखो अच्छे से बनाएंगे, समझ है आपको? तो ये आपके चीता का पॉपुलेशन एग्जांपल था। मतलब हम लोग ने जेनेटिक ड्रिफ्ट को देखा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम लोग ने बॉटल नेक इफेक्ट को देखा।
एंड दूसरा हम लोग ने फाउंडर इफेक्ट को डिस्कस किया। फाउंडर इफेक्ट, एक पॉपुलेशन से जाकर दूसरे पॉपुलेशन में एक न्यू, ठीक है, दूसरे जगह जाकर एक न्यू पॉपुलेशन फॉर्म कर लिया। ठीक है, समझ है आपको? ये आपने समझ लिया इसको। अब बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में आप समझना कि ये तो आपने जेनेटिक ड्रिफ्ट को देख लिया कि इसमें आपके क्या होता है भाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट अलील, ठीक, इसमें अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है भाई, अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है बाई चांस। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है बाई चांस, किसमें भाई, स्मॉल पॉपुलेशन में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर। तो ये आप समझ गए, पहला फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन को ही जीन फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना कि जीन माइग्रेशन को ही जीन फ्लो बोला जाता है। जीन माइग्रेशन को ही क्या बोलते हैं, जीन माइग्रेशन को ही जीन फ्लो बोलते हैं। ठीक है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ गए। अब इसके बाद देखेंगे, देखो नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है भाई, भाई जब म्यूटेशन किसे बोलते हैं, जब क्या होता है, ठीक है, जब जेनेटिक मटेरियल, जो हम लोग का जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, जब उसमें सडन चेंज, जेनेटिक मटेरियल में जब सडन चेंज हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल में जब सडन चेंज हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो जब क्या होता है भाई, जब जेनेटिक मतलब, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में, जब जेनेटिक मटेरियल में जब सडन चेंज हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। और रिकॉम्बिनेशन तो आपने पढ़ा होगा भाई बायोलॉजी में, मतलब बॉटनी में। ठीक है, जिसमें आपस में क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, हम लोग का जो, ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करता है, जिसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे नेक्स्ट हम लोग। तो नेचुरल सिलेक्शन में आपको समझना है क्या कि नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन नेचर सेलेक्ट करेगा भाई, नेचर खुद सेलेक्ट करेगा। नेचर, नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें नेचर खुद सेलेक्ट करता है। किसको करेगा भाई, नेचुरल सिलेक्शन में किसको नेचर सिलेक्ट करेगा, जो फिटेस्ट है। नेचर हमेशा उसको सेलेक्ट करता है जो कि फिटेस्ट है, जो फिटेस्ट है नेचर उसी को सेलेक्ट करता है। ठीक है, जो अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में, अपने आप को जो किसी भी इन्वायरमेंट में, भाई फिटेस्ट का मतलब क्या है, फिटेस्ट का मतलब है कि जो अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर जाए, जो अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर जाए। ठीक है, वो जो लड़ सके भाई फूड के लिए, मेट के लिए, सेल्टर के लिए, समझ आ रहा है, और जो रिप्रोड्यूस करे, और जो रिप्रोड्यूस कर सके और अपने, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में यूजफुल वेरिएशन को इनहेरिट कर सके। जो यूजफुल वेरिएशन होंगे भाई वो नेक्स्ट जनरेशन में उसको इनहेरिट कर सके, इसी को बोलते हैं क्या, यही तो आपका, इसी को तो नेचर सेलेक्ट करेगा भैया, इसी को नेचर क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब समझ गए, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर किसे सेलेक्ट करता है भाई, नेचर हमेशा फिटेस्ट को, नेचर हमेशा फिटेस्ट को मौका देता है आगे बढ़ने में। ठीक है, जो फिटेस्ट है, जो कभी हार नहीं मानता। ठीक है, छोटे चिंटी पिंटी, ठीक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनसे समझ रहे हो, ठीक है, जो इनसे मतलब इनसे छोटे मोटे चीज से हार नहीं मानता, मतलब इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, समझ रहे हो, जो अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ जहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर है पढ़ेंगे भाई, पढ़ना है मतलब पढ़ना है जहाँ भी हो। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, मतलब अपने आप को इस इन्वायरमेंट में चेंज अडेप्ट करना। ठीक है, और क्या करना भाई, फाइट करना, अपने हक के लिए लड़ना। ठीक है, फॉर फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, और रिप्रोड्यूस करना। ठीक, और रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है, कुल मिला के इससे आप समझो, इससे हम लोग बोलते हैं, इसी को नेचर सेलेक्ट करता है भैया। ठीक है, इसी को नेचर क्या करता है, सेलेक्ट करता है। क्लियर है? तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन समझना है आपको।
तो नेचुरल सिलेक्शन आपको समझना है कि सिलेक्टेड बाय नेचर, इसका मतलब क्या है, सेलेक्टेड बाय नेचर, नेचर खुद सेलेक्ट करता है, ठीक है, सिलेक्टेड बाय नेचर, इसमें नेचर का रोल है, इसमें हम लोग का रोल नहीं है, सिलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है, इसमें नेचर जो है ये खुद सेलेक्ट करता है, क्लियर है, सिलेक्टेड बाय नेचर। और किसे सेलेक्ट करता है भैया, नेचर सेलेक्ट हमेशा फिटेस्ट को करता है, समझ है आपको। तो नेचर हमेशा किसे मौका देता है आगे बढ़ने के लिए, जो चिंटी पिंटी ठीक है, जो चिंटी पिंटी लोग से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक, नेचर हमेशा किसको मौका देता है, जो चिंटी पिंटी मतलब वही रील्स आप क्या गए, ठीक है, जो इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, जो अपने लक्ष्य पर, जो अपने गोल पर फोकस है, ठीक है, नेचर उसी को मौका देता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक, सिंपल वही पूरा नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो सिलेक्टेड बाय नेचर किसे 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 सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो फिटेस्ट को नेचर हमेशा मौका देता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, समझ आ गया आपको। नेचुरल सिलेक्शन आपको समझना है कि 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, ठीक है, 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। पहला होता है सबसे फर्स्ट, जिसे बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है, एक होता है जिसे बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सेकंड टाइप का होता है जिसे बोलते हैं क्या, डायरेक्शनल सिलेक्शन, सेकंड टाइप का जो है इसे बोला जाता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है, सेकंड टाइप का है, इसे बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। थर्ड टाइप का जो नेचुरल सिलेक्शन, इसे क्या बोलते हैं भाई, डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है, डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो तीनों को डिस्कस करेंगे, डिसरप्टिव सिलेक्शन। सो 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, देखो, फर्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेकंड हम लोग का है डायरेक्शनल सिलेक्शन, एंड थर्ड हम लोग का है डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है, क्लियर है। तो यह आपको समझना है कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है समझो, ठीक है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन आपको समझना है कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हमेशा ये किसे फेवर करता है भाई, इट फेवर्स एवरेज, ठीक, ये किसे फेवर करता है भाई, देखो ये फेवर करता है एवरेज और मीन वैल्यू, ठीक है, एवरेज या फिर ये और मीन वैल्यू, ठीक है, एवरेज या फिर मीन वैल्यू को क्या करता है, ये ऑलवेज फेवर करता है, समझे। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किसे फेवर करता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऑलवेज फेवर करता है किसे, ये ऑलवेज फेवर करता है भैया एवरेज या फिर मीन वैल्यू को, ठीक है, एवरेज या फिर मीन वैल्यू को ये ऑलवेज फेवर करता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऑलवेज फेवर करता है एवरेज या फिर ये मीन वैल्यू को ये हमेशा फेवर करता है, ठीक है, क्लियर है। इसका ग्राफ, अगर मैं आपको इसका ग्राफ को बताऊं, इसका एग्जांपल भी है, इसका एग्जांपल भी है, तो इसका जो ग्राफ है आपको कैसे देखने को मिलेगा, देखो, ठीक, इसमें आप एग्जांपल ले लो, देखो इसमें, ठीक, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये आपने देखेंगे इसको 1 बाय 1, जिससे आपको, ठीक है, आपको डाउट ना हो कि किसका एग्जांपल है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का सबसे पहले ग्राफ देखेंगे, देखो, ठीक, यहां पर हम लोग लेंगे क्या भाई, यहां पर लेंगे हम लोग, ठीक है, यहां पर आप लेंगे, ठीक है, हाइट लेंगे, देखो आप, ठीक, यहां पर लेंगे हाइट, ठीक है, यहां पर लेंगे हम लोग, ठीक है, ड्रॉप, ठीक है, यहां पर लेंगे मीडियम हाइट, यहां पर लेंगे मीडियम हाइट, और यहां पर लेंगे टॉल, ठीक है, ड्रॉप हाइट एंड टॉल हाइट, समझ है आपको। तो ये लेंगे, ऐसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और यहां पर पॉपुलेशन, ठीक है, यहां पर पॉपुलेशन लेंगे, पॉपुलेशन। तो हम लोग देखेंगे कि जो साइज है, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जांपल है साइज ऑफ ह्यूमन, ठीक है, इन इंडिया, साइज ऑफ ह्यूमन इन इंडिया, कि साइज ऑफ ह्यूमन इन
इंडिया, मतलब इंडिया में जो ह्यूमन का साइज है भाई कितना, ठीक है। देखो जो इंडिया में ह्यूमन का साइज है, ये आपका मतलब समझना है कि जो, ठीक है, इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा मीडियम हाइट जो 5 to 6 फीट, 5 से 6 फुट के हाइट के लोग आपको मैक्सिमम, ये एवरेज, ये मीन वैल्यू है। समझ आ रहा है आपको, क्लियर है। तो ड्रॉप बहुत छोटे, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग को आप जानते हो या फिर देखते होगे, ठीक है। बहुत लंबे लंबे हैं, उनको भी आप बहुत ही कम देखते होगे। मैक्सिमम आप किसे देखते होगे, मैक्सिमम कौन है सर्वाइव करता है इंडिया में, आपके मीडियम हाइट के, ठीक है, मीडियम हाइट के। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ये देखो, ये ग्राफ है, ठीक है। ये इसमें आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इसे बोलते हैं क्या, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब है कि हमेशा ये किसे फेवर करेगा भाई, हमेशा ये फेवर्स एवरेज या फिर मीन वैल्यू, ठीक है। ये हमेशा जो है ये एवरेज या फिर मीन वैल्यू को फेवर करता है, समझ है आपको। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है ये हमेशा क्या करता है भाई, एवरेज या फिर ये हमेशा मीन वैल्यू को फेवर करता है, ठीक है। एवरेज या फिर ये हमेशा ये मीन वैल्यू को क्या करता है भाई, फेवर करता है। तो ये इसका एग्जांपल है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, साइज ऑफ ह्यूमन इन इंडिया, ठीक है। ये हम लोग का स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सेकंड बात करेंगे इसके बाद डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसे आप नोट करो। फिर बात करेंगे सेकंड हम लोग डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। डायरेक्शनल सिलेक्शन बात करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे सेकंड डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। तो सेकंड देखेंगे हम लोग अब डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। चलो डायरेक्शनल सिलेक्शन हम लोग का सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। डायरेक्शनल सिलेक्शन, जो डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है, देखो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है, ये जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है, देखो, ठीक है। ये डायरेक्शनल सिलेक्शन आपको समझना है कि डायरेक्शनल मतलब ये एक मीन वैल्यू को, एक ये मीन वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करता, और ये एक वन आपका एक्सट्रीम वैल्यू एंड मीन वैल्यू को सेलेक्ट नहीं करता। किसे सेलेक्ट करता है भाई, एक ही एक्सट्रीम वैल्यू को सेलेक्ट करेगा। मतलब देखो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब है इट फेवर्स ओनली वन, ठीक है, ओनली वन मीन वैल्यू, ठीक है, ओनली वन एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। ये हमेशा एक एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है भाई, इट फेवर्स ओनली वन एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। ये सिर्फ एक ही एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है, ठीक है। हमेशा ये क्या करता है भाई, एक ही एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है, हमेशा एक ही एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है। देखो, ठीक है, इसका मतलब है, आप ग्राफ में समझो इसको, ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें आपका ये क्या करेगा, इसमें आपको एक ही पिक, ठीक, एक ही पिक आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये देखो, एक ही मतलब इसमें आपको कहने का मतलब है कि इसमें ये जो है एक ही वैल्यू, मतलब एक ही एक्सट्रीम वैल्यू को सेलेक्ट करेगा, एक ही ओनली वन एक्सट्रीम वैल्यू को ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है, समझे। ये सिर्फ एक ही एक्सट्रीम वैल्यू को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, एक इसका एग्जाम्पल है डीडीटी रेजिस्टेंस इन पेस्ट, डीडीटी रेजिस्टेंस इन पेस्ट, ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, डीडीटी रेजिस्टेंस इन पेस्ट। एंड इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है ये है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, बिफोर, आप देखो, ठीक है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो, आप इंडस्ट्रियल मैनरिज्म में बात करेंगे हम लोग किसके बारे में भाई, इसमें मौत के बारे में बात करेंगे, मौत, ठीक है,
और इस मौत को क्या बोलते हैं भैया, इससे बोलते हैं हम लोग बिस्टर्न ब्यूटिलेरिया। इसे बोला जाता है बिस्टर्न ब्यूटिलेरिया, ब्यूटिलेरिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बिस्टर्न ब्यूटिलेरिया। तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म में हम लोग मौत के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं बिस्टर्न ब्यूटिलेरिया। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या इफेक्ट है देखेंगे, ठीक है, तुरंत देखेंगे आप। देखो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 एंड 1920, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या इफेक्ट था, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चेंज हुआ, इसको देखेंगे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीरियड है ये आपका है 1850 का समय, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका 1950 का समय, ठीक, 1920 सॉरी, क्लियर है। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ट्री का ट्रंक होता है, आपको पता है कि जो ट्री का ट्रंक होता है भैया, ठीक है, ट्री का जो ट्रंक है समझो, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ट्री का ट्रंक है, ट्री का ट्रंक कैसा था भैया, व्हाइट कलर का था, व्हाइट कलर का था। बिकॉज ठीक है, बिकॉज क्यों भाई, क्योंकि यहां पर बिकॉज लाइकेन ग्रो, मतलब ट्री के ट्रंक में लाइकेन ग्रो किए थे पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसीलिए यहां पर क्या था भाई, यहां पर आपके, ठीक है, ट्री का ट्रंक व्हाइट कलर का था। और यहां पर आप समझो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जो आपका क्या थे, जो आपके व्हाइट विंग्ड मॉथ जो था इनका नंबर ज्यादा था, ठीक है। व्हाइट विंग्ड मॉथ जो थे ये आपके ज्यादा थे क्योंकि ये आपके ट्री के ट्रंक में कैमोफ्लेज कर जाते थे, प्रीडेटर इनको नहीं देख पाता था, समझे, प्रीडेटर इनको नहीं देख पाता था। क्यों भाई, क्योंकि ये आपके ट्री का ट्रंक व्हाइट था और ये मोथ भी व्हाइट है, ठीक है, मोथ भी व्हाइट थे और ट्री का ट्रंक भी व्हाइट था, इसीलिए ये कैमोफ्लेज कर जाते थे, तो प्रीडेटर इनको नहीं पकड़ पाता था, समझे। तो पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थे, डार्क विंग्ड मॉथ कम थे। क्यों भाई, क्योंकि ट्री का ट्रंक व्हाइट था तो व्हाइट में व्हाइट मिल जाता था, इसीलिए आपके व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थे और डार्क कम थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, ट्री का जो ट्रंक था ये हो गया डार्क कलर, ठीक है, ट्री का ट्रंक ऐसा हो गया, डार्क कलर हो गया। क्यों भाई, ड्यू टू डस्ट एंड स्मोक के चलते जो ट्री का कलर था, ट्री ट्रंक था, ये डार्क हो गया, ठीक है। और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसमें आपके व्हाइट विंग, ठीक है, व्हाइट मॉथ आपके कम हो गए, ठीक है, एंड इसमें आपके डार्क मॉथ बढ़ गए, इसमें आपके डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर इंक्रीज हो गया। क्यों भैया, क्योंकि आप समझो कि ट्री का ट्रंक पहले व्हाइट था तो व्हाइट का नंबर ज्यादा था, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डस्ट एंड स्मोक के कारण जो है, डस्ट एंड स्मोक के कारण क्या हो गया भाई, व्हाइट मॉथ का नंबर कम हो गया, क्योंकि प्रीडेटर काला में सफेद चमकता है भैया, ठीक है, ब्लैक में व्हाइट चमकता है, जैसे कि ब्लैक देख रहे हो, ठीक है, चमक रहा है, वैसे ही सेम, उसीलिए पहले व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थे, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क मॉथ ज्यादा हो गए, क्योंकि डार्क मॉथ ज्यादा होने का कारण था क्योंकि ट्री का ट्रंक डार्क कलर का था, तो डार्क में डार्क मिल जाते थे, समझे ना। तो ये पहले, इसमें पहले डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ भाई किसका, व्हाइट विंग्ड मॉथ का। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक डार्क विंग्ड मॉथ का फिर सिलेक्शन हुआ, तो इसमें डायरेक्शनल सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक, इसमें आपको
डायरेक्शनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन देखने को मिलता है। समझ है आपको? ये एग्जांपल था भाई डायरेक्शनल सिलेक्शन का। और लास्ट हम लोग का है, लास्ट देखो, जिसे बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। जिसे क्या बोला जाता है? जिसे डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। लास्ट हम लोग का है जिसे बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। लास्ट थर्ड है जिसे क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव सिलेक्शन। सो डिसरप्टिव सिलेक्शन में आपको समझना है डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। सो डिसरप्टिव सिलेक्शन में आपको देखो कि जो डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या, ठीक है, इट फेवर्स, किसको फेवर करता है भैया? ये फेवर करता है, इट फेवर्स बोथ मीन वैल्यू, ठीक है। ये दोनों, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है, ठीक है। इट फेवर्स बोथ एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है, ठीक है। इट फेवर्स बोथ एक्सट्रीम वैल्यू, ये दोनों के दोनों एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है। अगर इसका ग्राफ देखोगे, ये देखो, ये आपका जो है, आपको इसमें दो पीक नजर आएंगे, लेकिन डायरेक्शनल में आपको सिंगल पीक देखने को मिलेगा। हमने देखा सिंगल पीक था ना डायरेक्शनल में, पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थे, तो पहले आपका पीक डायरेक्शनल था, मतलब व्हाइट विंग्ड मॉथ का सिलेक्शन होता था। व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क विंग्ड मॉथ बढ़ गए, तो इसमें आपको दो पीक देखने को मिलेंगे, टू पीक आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। टू पीक इसमें देखने को मिलेगा, किसमें? डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन जो है ये फेवर करता है भाई, बोथ एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है, ये बोथ एक्सट्रीम वैल्यू को ये फेवर करता है हम लोग का डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्लियर है? ये मीन वैल्यू, ये ठीक है, डू नॉट फेवर मीन वैल्यू, डू नॉट फेवर, ये मीन वैल्यू को फेवर नहीं करता। डू नॉट फेवर मीन वैल्यू, ठीक है। समझ है आपको? ये मीन वैल्यू को फेवर नहीं करता, ये मीन वैल्यू को फेवर नहीं करता है, ठीक है। ये हम लोग का मीन वैल्यू को फेवर नहीं करता, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू को ही फेवर करता है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू को ही फेवर करता है, दोनों एक्सट्रीम वैल्यू को, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। इसके इक्वेशन को देखे और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करते हैं। सारे फैक्टर को 1 बाय 1 डिस्कस किए, सारा चीज आपका ये लेक्चर में कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।